नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम सतवीर सर चैनल पर राजस्थान भूगोल को लेकर और राजस्थान भूगोल में हम पढ़ रहे थे अपवाद तंत्र, और अपवाद तंत्र में हम पढ़ रहे थे बनास नदी को। हमने ये देखा था कि चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो थी वो शिप्रा नदी थी, लेकिन शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में थी और राजस्थान से चंबल में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी बनास नदी है। यदि प्रश्न यह आए कि क्या बनास नदी बारहमासी नदी है, तो नहीं दोस्तों, ये सिर्फ 8 माह बहती है। जब भी कमनौर की पहाड़ियों में बरसात होती है तो नदी निकलती है और खंडार तहसील, पदरा गांव, सवाई माधोपुर जिला और रामेश्वर घाट से ये नदी किस में गिरती थी? चंबल के अंदर। आज हम पढ़ेंगे बनास की एक सहायक नदी, उसका नाम है कोठारी नदी और खारी नदी। कल हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि बनास की 2 सहायक नदियाँ पढ़ी थी हमने। एक का नाम था दोस्तों बेड़च और एक का नाम था मेनाल, और दोनों को पढ़ के हमने एक बनाया था त्रिवेणी संगम, वो बनाया था बिगोद के अंदर। और बिगोद कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। और डिगोद कहाँ पड़ता है? कोटा के अंदर। आओ दोस्तों आगे देखो, ये कोठारी नदी यदि हम बात करें तो इधर हम बात करते हैं राजस्थान के नक्शे की। ये देखो, छोटा सा नक्शा बना देता हूँ मैं, ये रहा नक्शा। और यहाँ पर ये पड़ता है, यहाँ पर क्या पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है दिवेर। और दिवेर कहाँ पड़ता है? राजसमंद के अंदर। अब दिवेर राजसमंद से ये नदी ऐसे निकलती है और ऐसे जाती है और ऐसे किस में गिर जाती है? ये ऐसे ये बनास में गिर जाती है। ये जो काले वाली लाइन खींच रहा हूँ ये है बनास की, और ये जो ऊपर से नदी आ रही है इधर से, ये कौन सी है? कोठारी। अब देखो, एक छोटी सी ट्रिक याद रखना कोठारी में कि कोठे दी मेज। किसकी मेज? कोठे दी मेज। कोठे से कौन सी नदी हुई? कोठारी नदी। और दी से क्या हुआ? दी से याद रखना हुआ दिवेर। लो दोस्तों, दिवेर। और मेज से क्या हुआ? मेजा बांध। कौन सा बांध हुआ? मेजा बांध। अब भीलवाड़ा से नदी बहती है तो भीलवाड़ा में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम, कस्बे का नाम है मांडलगढ़ कस्बा। और इसी मांडलगढ़ कस्बे में एक बांध बनता है, उसका नाम है मेजा बांध। और मेजा बांध जिस नदी पर बनता है उसका नाम क्या है? कोठारी। अब कोठारी आगे जाती हैं और मांडलगढ़ से ही किस में गिर जाती हैं? बनास में गिरती हैं। और इसकी बनास में गिरती है और इसकी यदि लंबाई पूछ ले आपसे तो याद रखना 151 किमी। बताया जाता है कि 151 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कुछ आंकड़े ये भी कहते हैं कि 145 किमी इसकी लंबाई है। इसीलिए बेड़च की लंबाई कितनी थी कमेंट करना, और बेड़च इससे क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। तो ये पढ़ी हमने कोठारी नदी, कोठे दी मेज। कोठारी नदी निकलती है दिवेर राजसमंद से, और राजसमंद के बाद ये भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से किस में गिर जाती है? बनास के अंदर। तो अब हम दूसरी नदी पढ़ेंगे, उसका नाम है खारी नदी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम कौन सी नदी पढ़ेंगे? खारी, और बनाएंगे खारी का मानचित्र। अब देखो, खारी यहाँ से निकलती है और ऐसे घूमती हुई ऐसे गिर जाती है।
ये जो मैंने नदी बनाई है ये कौन सी नदी है, ये देखो रेड और ब्लैक वाली, ये है खारी नदी। पहले तो आप ये बताओ, बनास पर एक त्रिवेणी संगम बनता है और उस त्रिवेणी संगम में खारी नदी जो है वो किस में गिर जाती है, बनास में गिरती है और त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। कौन सा है? खारे क्या थे? खारी, डाई और खारी और बनास, ये हमने पढ़ी थी 3 नदियाँ। कहाँ पर? कि 20 रुपए की खारी डाई, कितने रुपए की? बंद से 20 रुपए की। कौन सा है? बिसलपुर गांव लिख दो लो जी। बिसलपुर गांव पड़ता है टोंक में और इसी टोंक में बिसलपुर जो गांव है वहाँ पर डाई है, खारी है और बनास है। इन तीनों का क्या हो रहा है? एक संगम हो रहा है, उसे हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। लेकिन नदी कहाँ से निकलती है? यहाँ से। इस पहाड़ी का नाम है बिजराल की पहाड़ी। बीज कैसे हैं? बीज खारे हैं दोस्तों। कैसे हैं बीज? बीज खारे हैं। बिजराल की पहाड़ियाँ ये पड़ती है राजसमंद के अंदर। पता चला बीज कैसे हैं? बीज खारे हैं और नारायण ने बीज बोए हैं। कौन सा है? नारायण सागर। कौन सा सागर? नारायण सागर। और इसे कहते हैं अजमेर का समंदर। और ये अजमेर का समुंदर जो है, ये अजमेर का समुंदर कहाँ पर है? इसी खारी नदी पर स्थित है। और ये जो खारी नदी है ये बहती कहाँ है? एक तो राजसमंद में इसका बहाव है, ये रहा राजसमंद। एक ये बहती अजमेर और एक ये कहाँ बहती है? टोंक में। और एक ये कहाँ बहती है? भीलवाड़ा के अंदर। तो ये नदी के क्या हुए? अपवा क्षेत्र वाले जिले। नदी इतनी बड़ी नदी नहीं है, छोटी सी नदी है। सहायक नदी है किसकी? बस इसमें याद रखना सहायक नदी है। तो हमने 2 नदियाँ और पढ़ ली। अब देखो हम आगे जाते हैं। अब हम बरसात करवाते हैं यहाँ की पहाड़ियों में। ये पहाड़ियाँ हैं चैनपुरा की पहाड़ी। और चैनपुरा की जो पहाड़ी है वो पहाड़ी कहाँ पड़ती है? आपके जयपुर ज़िले में पड़ती है। जब भी हम अरावली पर्वतमाला पढ़ते हैं तो जयपुर ज़िले में चैनपुरा की पहाड़ियों को पढ़ते हैं। अब चैन नहीं है, यहाँ से नदी निकलती है ऐसे। ये देखो, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये नदी कौन सी है? ये नदी है मेनाल। कौन सी है दोस्तों? मेनाल। और मेनाल भी किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। मैंने चैन देखी है तो मेनाल कहाँ से निकलती है? चैनपुरा की पहाड़ी से। और चैनपुरा की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? जयपुर जिले के अंदर। अब देखो यहाँ पर मेनाल आती है तो क्या कर देती है कि एक भूरा की पहाड़ियाँ पड़ती है। किसकी पहाड़ियाँ? भूरा की पहाड़ियाँ। और ये पड़ती है सवाई माधोपुर में। और ये जो भूरा की पहाड़ियाँ हैं सवाई माधोपुर में, यहाँ से नदी क्या कर लेती है? इसका सबसे बड़ा प्रश्न आपके पास है। भूरा की पहाड़ियाँ, और भूरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? सवाई माधोपुर जिले में। अब देखो ये जो भूरा की पहाड़ियाँ सवाई माधोपुर में, यहाँ से नदी बनास में गिरती है। यहाँ से जो नदी है ना वो किस में गिरती है? बनास नदी में गिरती है। तो मेनाल किसकी सहायक नदी हुई? हो गई। और इस पर देखो एक बांध बना हुआ है। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। और उस बांध का नाम क्या है? देखो मेनाल बांध। अब बताइए मेनाल बांध कहाँ पर है? सवाई माधोपुर जिले में। और मेनाल बांध किस नदी पर है? मेनाल पर। मैंने भूरिये के गले में चैन देखी है। तो ये हुई इसकी एक सहायक नदी, उसका नाम हुआ मेनाल। अब देखो इधर से एक और नदी आती है बनास की,
देखो बनास की यदि बात करें, ब फॉर बनास और ब फॉर बाईं ओर से अधिक नदियां आके इसमें गिरती है। ये नदी, ये नदी एक तो बहती है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में, एक बहती है ये नदी करौली में, और करौली में इस नदी पर एक देवी का मंदिर है, उसका नाम है केला देवी, केला माता का मंदिर। नदी का नाम कैपुर केला माता का मंदिर जिस नदी पर होगा उस नदी का नाम हमने क्या रख दिया, काली सिल। तो ये नदी को नाम किया है काली सिल नदी है। कौन सा है? काली सिल नदी है। ये केला देवी माता का मंदिर है इस पर। करौली में और सवाई माधोपुर में ये नदी बहती है। कौन सी? यही नदी। अब देखो ये नदी बहती है इस क्षेत्र में और सवाई माधोपुर से आके किस में गिर जाती है? बनास के अंदर। तो काली सिल तो बनास की है और काली सिंध किसकी है? वो है किसकी? चंबल की। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। याद रखना कि मैनाल जलप्रपात बनता है मैनाल नदी पर भीलवाड़ा जिले में। नदी निकलती है मैनाल भीलवाड़ा से और मैनाल जलप्रपात पर्यटन की दृष्टि से सबसे आकर्षित जलप्रपात है। तो हमने देखा कि दो नदी जो है वो दाईं ओर से आती है, दैपुर दो और दैपुर दाईं ओर से, इधर की ओर से। इधर की ओर से कितनी नदियां गिरती है बनास में? तो दो नदियां गिरती हैं। तो याद रखना दाईं ओर से दो नदियां गिरती हैं। एक का नाम क्या है दोस्तों? एक का नाम हमने पढ़ा बेड़च और एक का नाम हमने क्या पढ़ा? मैनाल पढ़ा। हाँ दोस्तों, ये मैनाल थी तो ये मोरेल थी दोस्तों। कौन सी थी? ये मोरेल थी। इसका थोड़ा सा ध्यान करना। ये कौन सी थी? मोरेल थी। और ये बांध भी कौन सा है? मोरेल बांध ही है दोस्तों। ये मोरेल थी, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। मैनाल तो हमने यहाँ पढ़ ली, तो ये तो मोरेल है, मोरेल का ध्यान रखना। अब देखो जैसे ही पीछे का रिवाइज हो रहा है तो हमें कुछ पता चल रहा है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले दोस्तों। और बाकी सारी नदियाँ ये जो है बाईं ओर से आती है। बनास में बाईं ओर से अधिक नदियाँ आती है। इसी बनास के किनारे रेल मगरा क्षेत्र है, राजसमंद में हल्दी घाटी का क्षेत्र है, कुंभलगढ़ का क्षेत्र है, जरगा पहाड़ी का क्षेत्र है, ये सारे राजसमंद में है। इसी नदी को कहते हैं हल्दी घाटी की नदी, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध इसी नदी पर हुआ था। इस नदी के किनारे किनारे चंदन के पेड़ बहुत है दोस्तों, इसीलिए इस नदी को क्या कहते हैं? चंदन की नदी भी कहते हैं। तो ये थी हमारी नदी, उसका नाम है बनास नदी। और वाटर रिसोर्स ऑफ राजस्थान की तुलना करें तो वाटर रिसोर्स लिख देता हूं मैं, याद रखना, वाटर रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान रिपोर्ट, वाटर रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान रिपोर्ट 2014 वाली। इसमें ये बताया गया है कि इसकी लंबाई कुल 512 किलोमीटर है। इसका ध्यान देना दोस्तों। ये प्रश्न यदि आ जाए तो इसको इस प्रकार सोल्व करोगे कि वाटर रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान रिपोर्ट कब जारी हुई थी? 2014 के अंदर। इसमें बनास नदी की कुल लंबाई कितनी बताई गई? 512 किलोमीटर बताई गई। अब देखो अगली नदी पढ़ते हैं हम। अगली नदी हमारी जो है, अभी तक देखो हमने बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली एकमात्र नदी पढ़ी है। किस ओर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाने वाली एकमात्र नदी हमने पढ़ी है चंबल। अभी तक एक ही पढ़ी है चंबल, जो किधर जाती है? बंगाल की खाड़ी की ओर। दूसरी नदी अब पढ़ेंगे हम,
इसका नाम है गंभीरी। दोस्तों गंभीरी तो हमने पढ़ लिया, तो इसका नाम क्या है? गंभीर। गंभीरी तो हमने पढ़ा था कि बेड़च की सहायक नदी थी, तो ये गंभीर है। अब देखो हम गंभीर को पढ़ेंगे, तो बता देता हूँ सामान्य जानकारी। एक तो याद रखना इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो याद रखना कौन सी तहसील है? सपोट्रा तहसील और महावीर जी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? महावीर जी की पहाड़ी, सपोट्रा तहसील, करौली जिला है। कौन सा जिला है दोस्तों? करौली जिले में सपोट्रा की पहाड़ियाँ तहसील पड़ती है, महावीर जी की पहाड़ियाँ पड़ती है, वहाँ से नदी निकलती है। ठीक है, नदी तो यहाँ निकलती है, लेकिन अगला ऑप्शन क्या है आपके पास? अगला ये है कि इसका अंत क्षेत्र कौन सा है। इस नदी का अंत क्षेत्र, या हम कह सकते हैं इस नदी का अंतिम बिंदु कौन सा है? कौन सा अंत क्षेत्र या अंतिम बिंदु कौन सा है नदी का? तो याद रखना वो है मैनपुरा। कौन सा है? मैनपुर। और मैनपुर से ये नदी किस में गिर जाती है? ये गिरती है यमुना में। मैनपुर से यमुना में नदी गिरती है, तो अंत क्षेत्र मैनपुर हुआ, नदी के निकलने का क्षेत्र सपोट्रा हुआ। अब इस नदी की आ जाए सहायक नदी कौन कौन सी है, तो याद रखना मैं गंभीर होके शीशे के आगे बैठ गया। किसके आगे? शीशे के आगे, तो शेषा नदी इसकी सहायक नदी है। मैं गंभीर हुआ, गंभीर नदी, शीशे के आगे बैठा, और मेरी माता आई और बोली शीशे आगे बैठने से तेरी पार बीत जाएगी। तो पार बीती नदी। कौन सी नदी? पार बीती। और 2-4 चेप दी, तो कौन सी नदी? चेप नदी। कौन सी नदी हुई? चेप नदी। बोली ज़्यादा पंच मत बन, तो पांचना नदी। ये देखो 4 सहायक नदियां हैं किसकी? गंभीर की। गंभीर का अंत क्षेत्र मैनपुर तहसील जो है, मैनपुर क्षेत्र है यूपी के अंदर, वहाँ से ये नदी सीधा गिर जाती है, निकलती है सपोट्रा से, और सपोट्रा पड़ती है करौली में। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब इस पर एक बांध बनता है, उस बांध की बात कर लें, और उस बांध का नाम यदि अपने देखें तो वो है दोस्तों पांचना बांध। कौन सा बांध है? पांचना बांध है। और यदि हम बात करें इस पांचना बांध की, तो पांचना बांध एकमात्र कच्ची मिट्टी का बांध है। कैसा बांध है? ये है कच्ची मिट्टी का बांध, एकमात्र बांध है जो कच्ची मिट्टी का बांध है। ये बांध तो बहुत है राजस्थान में, लेकिन ये बहुत बड़ा बांध है, इसलिए इसको कहते हैं सबसे बड़ा बांध। 5 से पर याद रखना, अ पर याद रखना अब कि ये बना था अमेरिका के सहयोग से, और इसमें गिरती है 5 नदियाँ। पांचना बांध में कितनी नदियाँ गिरती है? 5। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। कहाँ पर है? करौली में है। कैसी मिट्टी से? कच्ची मिट्टी से। अब देखो यदि आपने बात करें पांचना बांध की नदियों के बारे में, तो एक ट्रिक याद रखना कि एक भैंस है, भैंसावट नदी। कौन सी नदी? भैंसावट नदी। एक भैंस है और वो 5वीं पास, तो 5वीं से पांचना नदी। भैंस 5वीं पास है और आटे की रोटी खाती है अट्टा, और मानसी पर बैठती है मानसी, और उसके लिए वर चाहिए बरखेड़ा, और वो भी भद्दा नहीं होना चाहिए, तो भद्रावती नदी। कौन सी नदी? भद्रावती। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। एक भैंस है भैंसावट, 5वीं पड़ी हुई है, पांचना नदी, आटे की रोटी खाती है अट्टा, मानसी पर बैठती है। जब आटे की रोटी खा रही है तो घास पे थोड़ी बैठेगी, और उसके लिए बर चाहिए बरखेड़ा नदी, और वो भी भद्रा नहीं होना चाहिए, भद्रावती। तो एक
2 3 4 5 6। तो पांचना का अर्थ हुआ पांचना बांध। पांचना बांध निर्माण करने के लिए हमें 5 नदियों की जरूरत है। अमेरिका के सहयोग से बना था। अब देखो ए पर अमेरिका और अ पर एक और चीज ध्यान रखना कि भरतपुर में एक बांध पड़ता है, उसका नाम है अजान बांध। कहाँ पर है ये? भरतपुर में है। अजान बांध में जलापूर्ति करने के लिए अमेरिका के सहयोग से पांचना बांध बना था। अजान बांध की जलापूर्ति बढ़ाने के लिए भी पांचना बांध का प्रयोग लिया जाता है। तो देखो ये था बांध, ये थी इसकी सहायक नदियाँ, ये थी वो 5 नदियाँ जो पांचना नदी को बनाती है और पांचना नदी बांध को बनाती है। ये इसका यहाँ से बाहर जाने का स्थान हुआ और ये इसका हुआ उद्गम स्थल। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका आपने स्क्रीनशॉट। तो मैं पढ़ता हूँ आगे और कैसे और किस प्रकार से। अब देखो हम जाते हैं आगे। देखो चंबल बहुत बड़ी नदी थी जो बंगाल की ओर जाती थी, लेकिन ये गंभीरी तो छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी है। हमने कंप्लीट पढ़ लिया इसको। अब देखो इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक नक्शा चाहिए और उस नक्शे के अंदर हम इस नदी को बना रहे हैं। ये लो, ये लो, कर लेना इसको सेट जैसे। अब देखो यदि हम बात करें बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगी तो ये रही सपोटरा तहसील। सपोर्ट करो जी, सपोर्ट करो। सपोटरा तहसील हुई। अब यहाँ से निकलकर सीधा ऊपर जाएगी तो किससे निकल रही है? करौली से। करौली से किस में जा रही है? भरतपुर में जा रही है। ये भरतपुर का पॉइंट है। करौली से भरतपुर और भरतपुर से यूपी और यूपी से वापस ये धौलपुर में आती है। ये धौलपुर है, ये देखो धौलपुर, और धौलपुर में घूमकर वापस यूपी में चली जाती है। ये कौन सा है? यूपी, और ये कौन सा है? यूपी। कुछ समझ आया आपको? राजस्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है इस बात का ध्यान करेंगे। यहाँ से निकलती है सपोटरा से, भरतपुर जाएगी। भरतपुर के बाद ये किधर जाएगी? उत्तर प्रदेश जाएगी। उत्तर प्रदेश के बाद ये धौलपुर आएगी और धौलपुर से वापस ये बाहर चली जाती है। तो देखो उत्तर प्रदेश में यहाँ से प्रवेश कर रही है 1 बार और यहाँ से प्रवेश कर रही है 2 बार। तो प्रश्न क्या आएगा? उत्तर प्रदेश में गंभीर नदी 2 बार प्रवेश करती है। ऐसी कौन सी नदी है राजस्थान की जो उत्तर प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है? तो गंभीर नदी। अब देखो एक बार यहाँ से राजस्थान से बाहर गई और दूसरी बार यहाँ से राजस्थान से बाहर जा रही है। पहली बार राजस्थान से बाहर और दूसरी बार राजस्थान से बाहर। तो याद रखना राजस्थान की एकमात्र नदी जो 2 बार बाहर निकलती है। राजस्थान की एकमात्र नदी है जो 2 बार राजस्थान को काट के बाहर चली जाती है। अब हमने देखा कि इसकी सहायक नदी है ये पांचना, इस पर ये पांचना बांध बना और ये पांचना बांध जो है इसका जलापूर्ति के लिए अजान बांध भरतपुर तक ले जाया जाता है और अजान बांध का जल जो है वो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य को भी दिया जाता है। जैसे ये धौलपुर में आती है तो इधर सपोटरा से नदी निकल के धौलपुर में बहती है और जो सपोटरा से निकलकर धौलपुर में नदी बहती है उसका नाम क्या है? पारबीती नदी। कौन सी है? पारबीती नदी। ये नदी, इसी को पारबीती नदी कहते हैं। ये नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? सपोटरा से, और यहाँ पर दोनों का संगम हो जाता है धौलपुर में। संगम कहाँ होता है? पार्वती का संगम
धौलपुर में होता है और कहाँ होता है, धौलपुर में होता है इसका संगम। और यदि इसके संगम की बात करें तो किसके साथ होता है, ये याद रखना, गंभीर के साथ होता है। किसके साथ होता है, गंभीर के साथ। अब प्रश्न आ जाए गंभीर और पार्वती का संगम कहाँ होता है, तो क्या करोगे आप, आपको करना होगा धौलपुर। अब धौलपुर में इस पर एक बांध है, उसका नाम क्या है, पार्वती बांध। पार्वती बांध किसका है, धौलपुर का। और कहाँ पड़ता है ये, बाड़ी तहसील में पड़ता है। बाड़ी तहसील कहाँ पर पड़ती है, धौलपुर के अंदर, बाड़ी तहसील में ये पड़ता है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको कोई परवाह नहीं होगी। और ये बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली अंतिम नदी थी। एक और है, उसका नाम है बाणगंगा। बाणगंगा, बाणगंगा को हमने आंतरिक प्रवाह में पढ़ लिया, क्योंकि वर्तमान में उसे रूंठित नदी कहते हैं, ताड़ा नदी कहते हैं। तो ये थी गंभीर, पहले हमने पढ़ा, अभी मैप में इसको बनाया, स्क्रीनशॉट लो। तो ले लिया होगा दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट। ये वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट या ऑफ राजस्थान रिपोर्ट 2014 की थी, अब ये डिलीट हो गई। इसके अनुसार 512। अब देखो एक चीज पढ़ते हैं कि ये जो चंबल नदी है, इसका मैदान, किसका मैदान, चंबल नदी का मैदान कैसा है, उत्खात स्थलाकृति का है। कैसी स्थलाकृति है, चंबल नदी का जो मैदान है वो उत्खात स्थलाकृति का है। और उत्खात स्थलाकृति को हम क्या नाम देते हैं, हम नाम देते हैं इसको, एक तो बीहड़, एक इसको डांग कहते हैं, और एक इसको कहते हैं अवनालिका अपर्दन। ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि चंबल नदी का मैदान जो है वो विश्व के अंदर एकमात्र नदी का मैदान आता है जिसका मैदान सबसे लंबा कैसा है, उत्खात स्थलाकृति का है। और उसी को हम क्या कहते हैं, बीहड़ प्रदेश का, डांग प्रदेश का या अवनालिका अपर्दन। ये कैसा होता है सिस्टम, इसके लिए मैं बना रहा हूँ। देखो ये नदी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ये नदी मैंने बनाई है कौन सी, बनास नदी। थोड़ा सा ध्यान से देखना, उत्खात स्थलाकृति और अवनालिका अपर्दन आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है दोस्तों। ये नदी अपने मुहाने से जा रही है, तब क्या होता है कि नदी में जल क्षमता क्या है, अधिक है। जल क्षमता क्या है, ज़्यादा है। किस में, नदी में। ये लो, नदी बह रही है, नदी में जल क्षमता ज़्यादा है। तब क्या होता है कि ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे नालियाँ आती हैं और यहाँ पानी क्या हो जाएगा, ये जल जमा हो गया, ये जल इस यहाँ पर जमा हो गया। ये है जमा जल, जमा जल। क्योंकि नदी में क्या था, जल की मात्रा ज़्यादा थी, तो आस पड़ोस के क्षेत्रों में जल कैसे हो गया, जमा हो गया। इधर भी ये देखो ऐसे अवनालिका निकली और ये यहाँ पर जल क्या हो गया, जमा हो गया। अब एक बात सोचो, जब भी नदी में जल की क्षमता कम होगी तो देखो यही जल वापस मुंह करेगा या नहीं करेगा नदी की ओर। तो ये जल जो है, ये जल क्या करेगा, नदी की ओर वापस मुंह करेगा, वापस मुंह करेगा। जब ये जल नदी की ओर वापस मुंह करेगा तो क्या करेगी कि वो जो आएगी ना नाली सी, वो आस पड़ोस की मिट्टियाँ खींच कर ले आएगी। और जब आस पड़ोस की मिट्टियाँ खींच कर लाएगी तो ऐसी आकृति बनेगी या नहीं बनेगी, ऐसी आकृतियाँ बन जाएगी, ये ऐसी आकृतियाँ। तो ये जो ऊंचा क्षेत्र रह जाएगा ना, इसे हम कहते हैं उच्च क्षेत्र। और ये जो उच्च क्षेत्र है, यहाँ पर घने वृक्ष होते हैं जिन्हें हम डांग या फिर बीहड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि जब कोई नदी अपने मार्ग से जा रही है
और उसमें जल की क्षमता अधिक है, तो क्या करेगी कि जल नदी के ऊपर से होकर आस पड़ोस ढलाव के अंदर रुक जाता है, और जब नदी में जल कम होता है तो वो ढलाव में रुका हुआ पानी नदी की ओर मुंह करता है और अपने पास साथ में काट काट के मिट्टी ले आता है। वो मिट्टी अवनालिका अपर्दन बनती है, और जो उच्च भूमि होती है उसमें वो डांग कहलाती है। जहाँ पर लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, घने घने वृक्ष होते हैं, उन्हें हम बियड़ भी कह सकते हैं। इसीलिए आज डांग की रानी करौली को कहते हैं। बियड़ की रानी भी कौन हुई? करौली हुई। फिर आज प्रतिशतता के आधार पर राजस्थान में सबसे अधिक वन जो है वो इसी करौली में पाए जाते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले। अब देखो आगे देखते हैं। ये तो क्या थी, ये सारी नदियाँ हमने पढ़ी आज कि बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं आंतरिक प्रवाह की ओर जाने वाली नदियाँ, और अब हम जो पढ़ेंगे वो है दोस्तों कौन सी, कि इधर ये अरब सागर है, ये रहा अरब सागर। अब हम पढ़ेंगे कि चाहे नदी इस दिशा से निकले, मानो उत्तर से निकले, चाहे नदी पूर्व से निकले, चाहे नदी दक्षिण से निकले, नदी का जो मार्ग होगा जाने का वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए पश्चिम मार्ग। मुंह किधर होना चाहिए? पश्चिम में। नदी का यदि मुंह पश्चिम के अंदर है तो वो पश्चिमी राजस्थान को सिंचित करने वाली नदियां कहलाएगी, या फिर अरब सागर में जाने वाली नदियां कहलाएगी। अब एक बात देखो आप, इन्हें अरब सागर है, एक याद करांगा कै कबूतर और एक याद करांगा ख खरगोश। पहली कबूतर आवेगो फिर खरगोश आवेगो, ये मानचित्र ने पहली हटा दिया। कबूतर को अर्थ के होयो कच्छ और खरगोश को अर्थ के होयो खंबात। खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो दो नदियां ई में जावेगी और दो नदियां ई में जावेगी। ई में पहली नदी जान वाली है बा यहाँ जावेगी आ गई, कच्छ में गई है। इसे हम कहते हैं पश्चिमी राजस्थान की नदियाँ या अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ। इनको नाम की है गुरुजी, इनको देखो नाम है, के नाम है इनको लूणी नदी। सारे वीडियो ध्यान से देखना आप, मैंने अच्छे तरीके से नदियों को कंप्लीट करवाया है। अब देखो अगली एक और आवेगी आ रही, लो सीधी कच्छ में जान लाग रही है। आ नदी भी सीधी कट जान लाग रही है कच्छ में। लो इसको हम नाम देंगे पश्चिमी बनास, क्योंकि बनास तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये कौन सी है? ये दोस्तों पश्चिमी बनास है। अब देखो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सीधी मैं बना देता हूँ, ये सीधी कच्छ की खाड़ी में गिरी, और इसका जो नामकरण है वो नामकरण क्या है दोस्तों? इसका नाम है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। और एक मैं बना रहा हूँ यहाँ पर ऐसे सीधी ये, और इस नदी का नामकरण क्या है? इस नदी का नामकरण है दोस्तों क्या? साबर और मती। किसी मती है साबरमती है। अब पता चलो थाने, दो नदियाँ खंबात में जाएगी, दो नदियाँ कच्छ में जाएगी। एक लूणी और एक पश्चिमी बनास कच्छ के रन में है, और दो जो है वो है माही और साबरमती। वो दोनों नदियाँ किस में जाएगी? वो जाएगी कच्छ के रन में। ऊपर वाली दोनों लूणी पश्चिम बनास, और खंबात की खाड़ी में जाएगी माही और साबरमती। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कितनी नदियाँ जा रही है उधर? 4 नदियाँ जा रही है ना। किधर? अरब सागर में। उनकी थोड़ी सी विशेषता बता देता हूँ। अरब सागर में जो नदियाँ जा रही है वो कितनी जा रही है? 4 जा रही है। मुख्य नदियाँ 4 ही है दोस्तों। इसमें यदि बात करें तो
मरुस्थली बड़ी नदी कौन सी है जो जा रही है अरब सागर में, वो मरुस्थली बड़ी नदी कौन सी है, तो उसे आप क्या नाम दोगे, लूणी नाम दोगे, इसका ध्यान रखना। अगला यदि प्रश्न आए कि ये अरब सागर में जाएगी तो पहले गुजरात जाएगी, तो गुजरात की मुख्य नदी कौन सी है, तो उसमें याद रखना गुजरात की मुख्य जो नदी है उस नदी का नाम क्या करोगे आप, साबरमती करोगे। लो जी, साबरमती करोगे। ये गुजरात में जाती है कितने परसेंट, 99% गुजरात की नदी है साबरमती। सिर्फ 1% किसकी है, राजस्थान की है। तो मुख्य नदी गुजरात की कौन सी हुई, साबरमती। 4 ऑप्शन दे देगा, निम्न में से कौन सी गुजरात की मुख्य नदी है, उसमें एक लूणी होगा, पश्चिमी बनास होगा, माही होगा, साबरमती होगा। तो आप किस पर टिक करोगे, जल्दी टिक करके बताना मेरे को। तीसरी यदि अपने बात करें तो वो तीसरी कौन सी आपकी, वो नदी है कि राजस्थान की वह नदी, राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर का निर्माण करे, वह नदी जो अरब सागर का निर्माण करे और 12मासी हो, ऐसी नदी बताइए। वह नदी जो अरब सागर का निर्माण करे लेकिन उनमें वो 12मासी हो, तो कौन सी करोगे आप, माही नदी करोगे। कौन सी करोगे, माही नदी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। एक प्रश्न और आता है चौथा, कि वह नदी जो अरब सागर का निर्माण करे और छोटी हो, वह नदी जो अरब सागर का निर्माण करे और काफ़ी छोटी हो, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, पश्चिमी बनास करोगे। ये लो दोस्तों, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हमने अरब सागर की नदियों को एक अच्छे तरीके से पढ़ा है कि अरब सागर की नदियाँ जो है उसमें मरुस्थली बड़ी नदी कौन सी है, लूणी। गुजरात की मुख्य नदी उसमें कौन सी है, साबरमती। और राजस्थान की वह नदियाँ जो अरब सागर में जाती है उसमें यदि हमने बात करें तो 12मासी नदी कौन सी है, माही। और बैपुर 12मासी और बैपुर बड़ी भी पूछे तो भी कौन सी होगी, ये माही ही होगी। अगला यदि प्रश्न बने आपसे, तो वह नदी जो अरब सागर का निर्माण करे और छोटी हो, तो कौन सी करोगे, पश्चिमी बनास करोगे। यहाँ तक आपके किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों। ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, यहाँ तक आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इन सभी नदियों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं कि कौन सी नदी कैसे प्रवाहित होती है, कौन सी नदी कैसे चलती है। ठीक है दोस्तों, पहली नदी हम बात करेंगे कौन सी है, लूणी नदी है। और बात करेंगे लूणी नदी के उपनामों के बारे में। कौन से नाम हैं, उपनाम, और उपनामों के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट यही रहेगा यहाँ पर कि लूणी नदी के उपनाम कौन से हैं। तो पहला नाम क्या है इसका, सागरमती। वो को क्या था, वो था साबरमती। उदय होते ही सबर रखो तो साबरमती, और सागर से निकले तो सागरमती। लूणी सागर से निकलती है तो सागरमती, या इसे हम कह सकते हैं कई बार सागर माथा। सागरमती तो कहते ही है, इसके अलावा इसे सागर माथा भी कहते हैं। अब सेकंड नंबर इसका नाम क्या है, सेकंड इसका नाम है लवणवती या लूणी। लूणी या लवणवती इसका नाम है।
इसके अलावा तीसरा इसका नाम क्या हो जाएगा, मरु आशा। जैसे वर्ण आशा, वन की आशा बनास थी, तो मरु की आशा यही है। चौथे की यदि बात करें तो चेता इसका नाम आता है आधी खारी, आधी मीठी। आधी खारी और आधी मीठी की बात करें तो भी यही है। पांचवा यदि बात करें तो इसका नाम आता है अंत सलीला। जल्दी से बताइए, इस नदी को अंत सलीले नदी किसने कहा कि इस नदी का एक नाम अंत सलीला भी है? जल्दी आप कमेंट करके बताना किसने कहा कि ये अंत सलीला भी है। तो देखो याद रखना, अंत सलीला कहा है इस नदी को, कालिदास ने। कालिदास ने इस नदी के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है वो कौन सा है दोस्तों, अंत सलीला। तो आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा लूणी नदी के उपनाम, और इसके अलावा हमने पढ़ा कि अरब सागर की ओर जो नदियां जाती है वो किस प्रकार किस खाड़ी का निर्माण करती है। आज के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।